अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द कंपाउंड्स विच गिव्स आयंस आइदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी कंपाउंड उसके मोल्टन स्टेट में या फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिनके मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस या और भी कोई सॉल्वेंट हो सकता है, जनरली एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं उसका बनाऊं तो उसमें क्या करते हैं, एज आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर इनके कुछ आयंस फॉर्म होते हैं। जिनके आयंस फॉर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट, इन द सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर्स बट बिकम गुड कंडक्टर्स ईदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में जैसे अगर मेरे पास कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसमें देखो मैं बेस भी लेता हूँ, KOH ले लेता हूँ बेस, और एसिड में ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। सॉलिड स्टेट में अभी NaCl अगर है मेरे पास कॉमन सॉल्ट, तो उसमें जो आयंस है वो क्रिस्टल में है, तो वो क्या होंगे, मूव नहीं हो सकते। लेकिन मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में आयंस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, when an electrolyte is dissolved in a solvent, usually water में इनको अगर मैं डिजोल्व करूं और it is melted by heating, it spontaneously dissociate into oppositely charged particles called ions to a considerable extent। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ता हूं एक बार। When an electrolyte is dissolved in a solvent, usually water, or is melted by heating, it spontaneously dissociate into oppositely charged particles called ions to a considerable extent। इलेक्ट्रोलाइट को जब मेल्ट किया जाता है बाय हीटिंग या फिर इसको डिसॉल्व किया जाता है इन सॉल्वेंट यूजुअली वाटर, तो ये क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। जैसे H2SO4 भी ब्रेक होगा तो इसके बनेंगे 2 H प्लस आयंस और एक SO4 2 माइनस आयन। तो ये और टू द कंसिडरेबल एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट भी कुछ अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बस लिए मैंने 10 करोड़ 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स और उसमें से सिर्फ ब्रेक हुए 10, तो ये कंसिडरेबल एक्सटेंट नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए। शुड डिसोसिएट इनटू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट भी कंसिडरेबल होना चाहिए, मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रोलाइट्स है। नेक्स्ट, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, ये सब तुम्हें पता ही है। एंड निगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। पॉजिटिव वाले ये अपने कैटायंस है, ये एनायंस है। नेक्स्ट, सिंस द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज अ होल is electrically neutral, the total charge on cations is equal to total charge on anions। जितने कैटायन बन रहे हैं उतने एनायन भी बनेंगे, या फिर उनका जो चार्ज आएगा जितने, मतलब ये जरूरी नहीं है इधर ज्यादा कैटायन बन रहे हैं इधर कम एनायन बन रहे हैं, लेकिन इनका चार्ज देखो, इस पे अगर +1 तो इस पे -1, इस पे अगर +2 तो इस पे -2, टोटल चार्ज +2 होगा ना 2 पे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन कैटायंस इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनायंस, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा, एज अ होल न्यूट्रल रहेगा।
टोटल चार्ज सॉल्यूशन पे 0 है, तो सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिला के न्यूट्रल होगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज भी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के आयंस है, लेकिन जितना पॉजिटिव मतलब जितना कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एनायंस पे नेगेटिव चार्ज है। तो मैं सेकंड ये लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज ऑन, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनायंस। बस इसका साइन अलग रहेगा, चार्ज ऑन एनायंस या टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल सबका मिला के चार्ज 0 होगा। सिंस द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द चार्ज total charge on cations is equal to total charge on anions. And next, electrolytic dissociation or ionization produces equilibrium between unionized molecules and the ions in the solution. The degree of dissociation of electrolyte alpha is the fraction of 1 mole of an electrolyte that has dissociated under the given conditions. कभी कभी ये 100% तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका कुछ एक्सटेंट डिसोसिएट होगा। तो अगर कुछ एक्सटेंट डिसोसिएट हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपन ने पढ़ा ही है, तो इसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो इसमें इक्विलिब्रियम होगा आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड है और इधर क्या आ रहे हैं, ये आयंस आ रहे हैं, तो इनके बीच में ये इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है, अल्फा जो आता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स अपन देखेंगे अभी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट होगा, ये 4 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है। चारों में से फर्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड सेकंड है इंपॉर्टेंट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। एंड थर्ड इसमें आता है फैक्टर डाइल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन कितना है। एंड फोर्थ फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर। चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, उस पे ही मेनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है। जैसे इसमें अगर मैं मिनरल एसिड लूँ, जैसे है अपने पास HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 है, HNO3 है, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, या फिर जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या KOH है, इस टाइप के अगर, या फिर अगर मैं लूँ सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये मिनरल एसिड्स या ऐसे स्ट्रॉन्ग जो बेसिस है, इनको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, मिनरल एसिड सच एज H2SO4, HCl, HNO3, alkalis such as NaOH, KOH, as and all salts have a very high degree of ionization. इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, एंड इसमें सॉल्ट्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैं कर दूँ इधर NaCl करता हूँ या फिर KBr कर देता हूँ, इस टाइप के सॉल्ट्स, इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं, टेंड्स टू 1 कर देता हूँ, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। एट ऑल रीजनेबल कंसंट्रेशन salts have very high degree of ionization at all reasonable concentration. They are known as strong electrolytes. ये सब्सटेंस क्या है, इनको कहते हैं strong electrolytes. The number of ions of strong electrolytes is large and thus solution have high conductance. Strong electrolyte के solution में क्या होगा, ions बहुत ज़्यादा होंगे
कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हुआ है, तो इसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, हाई कंडक्टेंस होगा, इजीली इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो जाएगी, हाई कंडक्टेंस। नेक्स्ट, इसी में सेकंड आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो अपने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर ऑर्गेनिक बेसिस या फिर सिंपली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे एसिटिक एसिड लेता हूं मैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप का बात चल रही है अभी, एसिटिक एसिड हो या फिर जैसे वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होते हैं। तो इनका अल्फा क्या है, कम है। अल्फा अगर कम है तो इनके आयंस भी सॉल्यूशन में क्या होंगे, कम होंगे, और इनका कंडक्टेंस भी क्या होगा, लो कंडक्टेंस होगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये है अपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड सेकेंड टाइप है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड पॉइंट पढ़ता हूं, देखो, सम इलेक्ट्रोलाइट्स like organic acids such as acetic acid and bases like ammonium hydroxide have a low degree of ionization in solution. They are called weak electrolytes. The number of ions in solutions of weak electrolytes is quite small and thus solution have low conductance. इसमें बहुत कम डिसोसिएट हुआ तो आयंस भी बहुत कम बने। बहुत कम अगर आयंस है तो इजीली कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं होगी, तो इनमें क्या आएगा, लो कंडक्टेंस आएगा। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है, सबने ये सुना होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, इसमें फोर्स वैक्यूम में है, ये वैक्यूम, इनमें अगर फोर्स F है, और अगर मैं यहाँ पे कोई डाई इलेक्ट्रिक ऐड कर दूं, जैसे वाटर भी एक डाई इलेक्ट्रिक होता है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो यहाँ पे इनके बीच का जो फोर्स होगा वाटर के प्रेजेंस में वो हो जाएगा F/80। अगर आयंस के बीच में फोर्स कम हो जाएगा तो वो इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जिस भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, हाई होगा, उसमें आयंस इजीली डिसोसिएट होंगे। तो यही पॉइंट है इसमें। देखो क्या लिखा है, देखो, अ सॉल्वेंट विच हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट weakens the attractive forces between the cations and anions. Hence, a solvent of high dielectric constant favors the dissociation of the electrolyte. अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो अपने कैटायंस और एनायंस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता है तो इजीली सेपरेट या डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। Likewise, a solvent which can solvate the ions readily and can release energy by solvation favors the dissociation of electrolyte. सॉल्वेशन प्रोसेस देखा होगा, जैसे वाटर के प्रेजेंस में Na+ अगर है तो इससे ऑक्सीजन एटम इसको सराउंड करते हैं। ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है तो ये ऐसे इसको क्या करते हैं, सॉल्वेट करते हैं। सॉल्वेट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है जिससे ये बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है या आयंस इजीली सेपरेट हो जाते हैं। Cl- अगर होगा तो इसको वाटर में ऐसे हाइड्रोजन एटम सराउंड करेंगे, हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे हाइड्रोजन ऐसे इसको क्या कर देंगे, सराउंड कर देंगे। तो इसमें सॉल्वेशन अगर होता है तो इस केस में भी डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। सॉल्वेंट विच कैन सॉल्वेट द आयंस रेडीली can release energy by solvation favors the dissociation of electrolytes. Thus, the dissociation of acids in water is favored by the hydration of hydrogen ions in the hydronium ions, in the form of hydronium ions.
एसिड से जो H प्लस आता है वो वाटर के साथ कंबाइन होके H3O प्लस बनता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसके कारण एसिड्स जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये जो देखे अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। The enthalpy of hydration of the proton has a very high value. इसका जो enthalpy of hydration है प्रोटॉन का, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत easily dissociate हो जाते हैं एसिड्स। तो नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अगर डाइक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, अल्फा इसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। एंड नेक्स्ट है अपने पास डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ये डाइल्यूशन मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन मतलब अगर मेरे पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा तो आयंस को सेपरेट होने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है, और अगर ज्यादा जगह मिलती है ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ये आगे पढ़ेंगे हम, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इसकी स्टडी होगी। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में डिटेल में मैथ के साथ इसकी स्टडी होगी, तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें सिंपल इतना याद रखो कि अगर सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट करते हो, उसमें ज़्यादा अगर सॉल्वेंट ऐड करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। आयंस को सेपरेट होने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी तो ज़्यादा आयंस फॉर्म होंगे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इसमें याद रखो। एंड नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर। ये जो आयंस ब्रेक हो रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस होगा, आयंस अपोजिट चार्जेस को अगर मैं सेपरेट कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अपोजिट चार्जेस को अगर मुझे सेपरेट करना है, दूर लेके जाना है, तो मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जनरली डिसोसिएशन एंडोथर्मिक नेचर का होगा। तो अगर एंडोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। तो एट हायर टेम्परेचर more number of ions will form, or simply the degree of dissociation of electrolyte will increase. टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स है, तो चारों पॉइंट्स ध्यान में रखो।